बच्चों, प्यारे बच्चों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करेंगे। वो हमारा इतिहास विषय का एक विषय है। वो विषय है एक ऐसी सभ्यता के बारे में जानकारी। सभ्यता यानी सभ्य लोगों का जहाँ पर निवास हो, ऐसी सभ्यता। आपने बहुत सारी छोटी क्लासेस के अंदर सभ्यताओं के नाम सुने होंगे। उनमें कोई एक बच्चा बताएगा मुझे किसी एक सभ्यता का नाम? मिस्र की सभ्यता। वेरी गुड, मिस्र की सभ्यता। इसी तरह से चीन की सभ्यता और यूनान की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता और हमारे भारत की भी एक सभ्यता रही है, सिंधु घाटी की सभ्यता, जिसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी हम जानते हैं। आज हम इन्हीं सभ्यताओं में से एक प्राचीन महान सभ्यता की बात करेंगे और वो सभ्यता जिसके अंदर लेखन कला की शुरुआत हुई। जिस सभ्यता की देन जो है हमारे देश को या हमारे संसार को एक महान देन है, वो है लेखन कला की शुरुआत। और मेसोपोटामिया की सभ्यता, और मेसोपोटामिया की सभ्यता से ही लेखन कला की शुरुआत हुई। हमारा जो आज का चैप्टर है लेखन कला और शहरी जीवन। प्यारे बच्चों, जिस प्रकार से जो हमें लिखना पढ़ना आता है, हम लिखने पढ़ने की शुरुआत करते हैं, उसी प्रकार से परिवार की संपन्नता बढ़ती चली जाती है। अगर हम परिवार के सभी सदस्य पढ़े लिखे होंगे, हमें भाषा का ज्ञान होगा, हमें लिखना आता होगा, हम पढ़े लिखे होंगे, तो प्यारे बच्चों हम जरूर जो है अपने आप को एक शहरी जीवन में ढालना शुरू कर देंगे। हमारे शहरी जीवन की शुरुआत हो। हम आज जो बात करने जा रहे हैं उसी महान सभ्यता के विषय में बातचीत करेंगे। हमारे जो वो सभ्यता है मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया, और इस सभ्यता के मैं आपको सबको अंडरलाइन करके बता रहा हूँ, आपके बुक में है। मेसोपोटामिया 2 शब्दों से बना है। तो कौन कौन से शब्द हैं? मेसोस और पोटेमोस। मेसोस का अर्थ है यहाँ पे ही बीच का एरिया, और पोटेमोस का अर्थ है दो नदी, यानी 2 नदियों के बीच के क्षेत्र को हमने मेसोपोटामिया का। और आजकल मैं आपको नक्शे में दिखाना चाहूंगा। हमारे ये भारत पूरे संसार का नक्शा है। आप सभी को ये नक्शा नजर आ रहा होगा। इसके अंदर ये हमारा भारत देश है। इसी भारत देश से हम इधर चले पाकिस्तान, और पाकिस्तान से आगे बढ़ते हैं ईरान देश है। ये आपको ईरान देश दिखाई दे। इसी प्रकार से इराक देश दिखाई दे। तो ये जो सभ्यता है किस देश में फली फूली? आजकल उस देश का नाम क्या है? इराक देश। मैंने जो अभी आपको देश दिखाया कि वर्तमान में इस मेसोपोटामिया की सभ्यता का जो क्षेत्र है वो इराक देश में आता है। आप देखिए इस मेसोपोटामिया की सभ्यता, यानी हमें पता चल गया कि एक फरात नदी है और एक दजला नदी। दोनों नदियां, क्योंकि हमारे जितने भी प्राचीनतम शहर हैं वो सभी नदियों के किनारों पर फंसे हैं। भारत में भी हम देखें, हमारे जो पुराने शहर हैं वो नदियों के किनारे पर हैं। क्यों? क्योंकि नदियों से उस समय पीने के लिए पानी, पशुपालन के लिए पानी, या फिर फसलें उत्पादन करने के लिए, कृषि कार्य के लिए पानी की आवश्यकता होती थी। हमारे यहाँ पे मेसोपोटामिया के अंदर ये सभ्यता जो फली फूली, ये 2 नदियों की बदौलत फली फूली। दोनों नदियां दजला और फरात के चारों ओर इस सभ्यता की शुरुआत। अच्छा, मैंने अभी आपको पहले हम बात करें कि ये जो सभ्यता है 200 ईस्वी पूर्व सीरिया और तुर्की में इसका फैलाव जो है शुरू हुआ। और मेसोपोटामिया की भाषा और लिपि के बारे में आज हम बात करेंगे कि इसकी भाषा और लिपि कैसी है और कौन कौन सी भाषाएं जो हैं वो यहाँ पर शुरू हुई। सबसे पहले मैं आपको बता देना
3200 ईस्वी पूर्व में हुई। कापी में नोट कर लें, 3200 ईस्वी पूर्व में लेखन कला की शुरुआत हुई और 3000 ईस्वी पूर्व में एक नई सभ्यता की शुरुआत हुई। उस सभ्यता का जिसका आज हम जिक्र कर रहे हैं, मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता जो है वो 3000 ईस्वी पूर्व, नोट करें कापी में, 3000 ईस्वी पूर्व में जो है वो मेसोपोटामिया की सभ्यता शुरू हुई। थोड़ा सा हम विषय के संक्षिप्त पे ध्यान कर लें, फिर हम विस्तृत रूप से इस पे चर्चा करें। यहाँ पर जो मेसोपोटामिया की सभ्यता की शुरुआत हुई, या मेसोपोटामिया की जब हम कितने सन से शुरू करते हैं, अभी जो मैंने लिखवाया आप लोगों को 3000 ईस्वी पूर्व से जो हम इसकी शुरुआत करते हैं प्यारे बच्चों, इससे शुरुआत होती है एक नए जीवन, क्योंकि लेखन कला तो पहले आ चुकी थी। जब लेखन कला आ गई तो मेसोपोटामिया की शुरुआत हो गई और ऐसी सभ्यता की शुरुआत हो गई जिसके अंदर लोग सभ्य लोगों का निवास होना या उनका बढ़ाव जो है वो बढ़ने शुरू हो। और इसके अंदर हम डिस्कस करते हैं कि मेसोपोटामिया के अंदर प्यारे बच्चों के एक राजा हुए हैं, वो हैं गिलगेमिस। नोट करें, गिलगेमिस। गिलगेमिस ने एक महाकाव्य की रचना की थी और वही हम चर्चा लेसन में विस्तृत रूप से करेंगे। गिलगेमिस ने जो महाकाव्य की रचना की और उस महाकाव्य के अंदर उसने पट्टिकाएं लिखी। उसने क्या लिखी? पट्टिकाएं। 12 पट्टिकाएं थी। कितनी पट्टिकाएं थी? 12 पट्टिकाएं उसके अंदर लिखी और धीरे धीरे जो है वहां पर पढ़े लिखे लोग यानी मंदिर बनने शुरू हुए और मंदिरों के अंदर पुरोहित हुए और पुरोहितों ने अपना हिसाब किताब रखना शुरू किया, यानी लेखन कला का बढ़ाव जो है या लेखन कला का विकास होता चला। इसी प्रकार से हमें इस सभ्यता के बारे में जानकारी कहां से मिली? अच्छा, किसी चीज के बारे में जानकारी कहां से मिलती है? वहां के भवन से मिलती है। अगर हमने हड़प्पा सभ्यता की जानकारी ली है तो हमने मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई से जो भवनों के अवशेष मिले हैं वहां से उनकी जानकारी जुटाई। जो उसी प्रकार से यहाँ की जो जानकारी जुटाई गई है भवनों से हुई है या वहां से प्राप्त आभूषणों से हुई है या वहां से जो मूर्तियां प्राप्त हुई हैं उनसे प्राप्त हुई है, आभूषणों से प्राप्त हुई है। और इसी प्रकार से जितने भी अवशेष खुदाई से प्राप्त हुए हैं उन अवशेषों के अवलोकन से पुरातात्विक कौन होता है? जो किसी सभ्यता की या पुरानी ऐसी वस्तुओं की खोज करता है उसको हम पुरातत्वविद कहते हैं। ठीक है, आइए हम लेसन में देखें। हमारे यहाँ पर देखिए वो लेसन के शुरू में कह रहा है शहरीकृत। इस देश का इस कौन से देश की बात कर रहे हैं हम? वर्तमान देश की, इराक देश की। इस देश में जो मेसोपोटामिया सभ्यता है थी, जो प्राचीन सभ्यता थी इस देश की, वहां पर शहरीकृत दक्षिणी भाग शुरू हो गया। यहाँ पर जो दजला और फरात नदियां निकलती हैं प्यारे बच्चों, उत्तर से दक्षिण की तरफ दोनों नदियां चलती हैं और उत्तर में जो भाग है वहां पर क्या है? पथरीली जमीन है, यानी पहाड़ है और पहाड़ों पर क्या पैदा होता है? घास, पेड़ पौधे। और आपने नाम सुना होगा छोटी कक्षा में एक स्टेपी घास के मैदान की चर्चा हुई। स्टेपी घास के मैदान, नोट करें, स्टेपी घास के मैदान जो है हमारे इसी मेसोपोटामिया सभ्यता के अंदर था। और स्टेपी घास के मैदान में मुख्य तौर से क्या होता था? जब घास होता है वहां क्या होता है? क्या करेंगे वहां पे? पशु पालन। वेरी गुड, वहां पर हम पशु पालते हैं। और स्टेपी घास के मैदान यानी जो हमारा मेसोपोटामिया का उत्तरी भाग है वहां पर पशु पाले गए। और इसी प्रकार से जो दक्षिण भाग है
वहां पर समतल जगह होने की वजह से, रेगिस्तान होने की वजह से जो है धीरे 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 लोगों ने खेती करना शुरू कर दिया और नदियों में पानी था, पानी से सिंचाई, फसलों की सिंचाई हुई और धीरे धीरे वहां पर फसल उत्पादन बढ़ने लगा। इस प्रकार से जो है हम मेसोपोटामिया की सभ्यता की बात करते हैं। दूसरा इसमें एक शब्द हमारे पास आता है सुमेर, अकद और बेबीलोनिया, बेबीलोन। सबसे पहले आज ये बात अपने आप कॉपी में नोट कर सकते हैं कि यहाँ की मेसोपोटामिया की जो पहली भाषा है वो कौन सी थी? सुमेरियन भाषा थी। उसको सुमेर के नाम से हम देखते हैं। सुमेरियन भाषा पहली भाषा थी और उसके बाद 2400 ईस्वी पूर्व में कौन सी भाषा आ गई? अकदी भाषा यहाँ पर आ गई। और नेक्स्ट 1400 ईस्वी पूर्व में फिर कौन सी भाषा ने यहाँ का स्थान ले लिया? बेबीलोन। बेबीलोन आने से बेबीलोनिया भाषा जो है यहाँ की भाषा नोट करें, आप कॉपी पे नोट करें। पहली जो यहाँ की भाषा थी वो क्या थी? सुमेरियन भाषा थी और उसके बाद यहाँ पर अकदी भाषा आई और उसके बाद बेबीलोनिया भाषा यहाँ पर प्रफुल्लित हुई। देखते हैं हम आगे पाठ। इसमें आपको हमने बताया कि किस प्रकार से जो भाषा जो है वो भाषा का प्रचलन बढ़ता चला गया और धीरे धीरे लेखन कला का प्रचलन आया, लेखन कला का विकास हुआ। जब लेखन कला का विकास हुआ तो प्यारे बच्चों वहां पर एक शहरी जीवन की शुरुआत हुई। आगे हम देखते हैं कि मेसोपोटामिया के पुरातत्वीय खोजों की शुरुआत 1840 में हुई। ये वेरी इंपॉर्टेंट बात है कि इसकी खोज जो है किस सन से शुरू हुई? 1840 के अंदर। नोट करें आपने, 1840 में हमें पता चला, यहाँ खोज हुई कि यहाँ पर कोई सभ्यता फली फूली है। वैसे तो उससे पहले कहानियां साहित्यों में और यूरोपियन साहित्य के अंदर इस सभ्यता की जानकारी हमें प्राप्त होती है। वहाँ पर जानकारी यानी लिखा हुआ उसका वृत्तांत जो है वो मिलता है। इसी प्रकार से यहाँ पर भी वो बात कहता है कि बाइबल के प्रथम भाग में, जिसको कहते हैं, ये नोट कर लें, ओल्ड टेस्टामेंट। ओल्ड टेस्टामेंट जो बाइबल, अच्छा बाइबल किसकी पूजनीय पुस्तक है? बाइबल ईसाई धर्म की जो पावन पुस्तक है वो कौन सी है? बाइबल का जो पहला भाग है, फर्स्ट पार्ट है, ओल्ड टेस्टामेंट में इसका उल्लेख हुआ है। उसमें उल्लेख हुआ है कि कहीं दूर एक ऐसी सभ्यता है जो बहुत ही संपन्न सभ्यता है, उसका उल्लेख। और उसी को लेकर के यहाँ पर खुदाई हुई और प्यारे बच्चों धीरे धीरे जो है हमें इस सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। और आगे और अभी हम देखते हैं कि एक समाचार पत्र है ब्रिटिश का, 1873 में एक ब्रिटिश समाचार पत्र और ने ब्रिटिश म्यूजियम द्वारा जो है ये खोज का खर्चा उठाया गया। एक समाचार पत्र थे था वहाँ का और ब्रिटिश म्यूजियम में इस खोज का उन्होंने बीड़ा उठाया। उन्होंने सोचा कि क्यों ना जो है हम इस सभ्यता की खोज शुरू करें। और प्यारे बच्चों, मेसोपोटामिया में एक ऐसी पट्टिका की खोज की जानी थी जिस पर बाइबल में उल्लेखित जल प्लावन, ये वेरी इंपॉर्टेंट बात आई, जल प्लावन की कहानी का अंकन था। पट्टिका, अब पट्टिका क्या होती थी उस समय? पट्टिका क्या होती थी कि एक ऐसी पट्टिका, उस समय कागज नहीं था, उस समय लिखने के लिए केवल पट्टिकाएं प्रयोग की जाती थी
और नोट करें कापी में कि पट्टिकाओं पर भी लिखा जाता था, और जो लिखा जाता था वो चित्रलिपि थी। शब्द नोट करें, चित्रलिपि। प्यारे बच्चों, चित्रलिपि। चित्र बनाए तुमने कभी? बनाते हैं ना हम, चित्र बनाते हैं। तो वो चित्रलिपि थी, लेकिन कीलाकार थी। कीलाकार, जैसे किसी कील से हम लिखते हैं। मान लो हम आपको एक गारे की नीचे पट्टिका बना देते हैं और आपको कोई भी पैनी चीज दे देते हैं, या आप उससे लेकर के उसके अंदर लिख सकते हैं ना, उड़ेल सकते हैं, उसको कीलाकार लिपि कहते हैं। और चित्रमय लिपि में कीलाकार पत्ती से जो है पट्टिकाओं पर लिखा जाता है। जो महाकाव्य हमने अभी एक राजा की बात की थी, आपने नोट किया, गिल, क्या नाम था? गिलगेनिस। और उस राजा के ने देखो, कोई राजा तो होगा, जब ऐसी संपन्न सभ्यता थी तो कोई तो होगा। तो उस राजा ने जो है वो यानी एक महाकाव्य की जो रचना की, और उसके अंदर 12 पट्टिकाएं लिखी। और वही पट्टिका की यहाँ पर बात हुई थी कि बाइबल के जल प्लावन जो है वो यानी फ्लड की कहानी का अनुकलन है इसके अंदर। फ्लड, ये देखिए, जल प्लावन का क्या हुआ? जल का प्रलय, जल प्लावन। जैसे हमारे यहाँ गंगा की नदी में बाढ़ आ जाती है और उसका जिक्र कहीं किसी पुराने साहित्य में मिलता हो, तो इसी तरह से बाइबल के अंदर जल प्लावन का जिक्र था। और जल प्लावन का अर्थ था फ्लड। क्यों वहां पर फ्लड आता? हाँ, फ्लड आता हो क्योंकि 2 नदियां हैं। कौन कौन सी? दजला और फरात। और दजला और फरात की वजह से यहाँ पर जो है उसके अंदर ज्यादा पानी का बहाव बढ़ता होगा, और जिससे यहाँ पर बाढ़ आती है। आज चलते हैं नेक्स्ट। अभी मैं आपको ये चित्र दिखाने जा रहा हूँ। इस चित्र के अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा ईरान। दिखाई दे रहा, कहीं लिखा होगा? यहाँ पे ईरान है। वैसे तो हमने नक्शे में आपको बताया था कि हमारे यहाँ पे ये ईरान है, ये इंडिया है, इंडिया जैसा ही रंग इसके अंदर। और आइए हम यहाँ पे देख लें, ये यहाँ पे ईरान है। और इसी के अंदर हम देख लेते हैं कि देखिए, कैस्पियन सागर है, काला सागर है, इधर तुर्की है, सीरिया है, लेबनान है जहाँ पे लोग जाते हैं, लेबनान। और इसी प्रकार से आपको लाल के ऊपर देखिए 2 फरात नदी और दजला नदी दिखाई दे रही है। इधर जो है फरात नदी है और उधर जो है दजला नदी। यानी दोनों नदियां ऊपर से चल करके कहाँ गिरती हैं? फारस की खाड़ी में। फारस की खाड़ी में जाके, जैसे हमारे उत्तर भारत की नदियां जो हैं वो जाकर के कहाँ मिल जाती हैं? गंगा और यमुना नदी बांग्लादेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। उसी प्रकार से ये नदियां हैं। अब इन नदियों में देखिए कितनी शाखाएं हैं। और यहाँ पर मारी, बेबीलोन, कुर, ये प्रसिद्ध शहर है। पहला शहर का नाम क्या था? कुर। पहले शहर का नाम है कुर, और दूसरा शहर जो है कुर। और इसी तरह से बेबीलोन और मारी शहर है। आइए हम मेसोपोटामिया के भूगोल के बारे में पढ़ें। अभी हमने थोड़ा बहुत चर्चा भी की है। भूगोल समझते क्या होता है? मेसोपोटामिया का जो ये भूगोल है, ये मेसोपोटामिया के भूगोल के बारे में जो हम जानकारी लेंगे, इसमें प्यारे बच्चों हम यहाँ पर देखेंगे कि किस प्रकार की वहाँ की जमीन की स्थिति है। अभी मैंने आपको पहले संक्षिप्त में बताया भी था कि मेसोपोटामिया का जो धरातल है, जो उत्तर में है, वहाँ पर पर्वत है, पहाड़ है, और दक्षिण में जो है रेतीला मैदान भी है और उपजाऊ जमीन भी। और जब जहाँ पर
स्टेपी घास का मैदान है, जहां पर उपजाऊ कृषि योग्य भूमि है, तो प्यारे बच्चों वहां पर तो भरपूर मात्रा में जो किसान हैं पशुपालन का काम और कृषि का काम करते हैं। पशुपालन का काम और कृषि का काम करते हैं। जहां पर देखिए उस समय की बात हम कर रहे हैं ईस्वी पूर्व की, तो उस समय ये उद्योग धंधे नहीं थे जैसे जिस प्रकार से आजकल हमारे पास तो काम के अनेक प्रकार हैं कि हम नौकरी भी कर सकते हैं, हम अपना कारखाना लगा सकते हैं, हम किसी फैक्ट्री में काम कर सकते हैं, खेती करें ना करें। लेकिन उस समय तो आजीविका का एकमात्र साधन था कृषि, और पशुपालन जो है वो कृषि से जुड़ा हुआ था। तो लोगों का जो मुख्य व्यवसाय था वो कृषि था। इसी प्रकार से वो कहता है, यहाँ पे देखिए वो शब्द फिर आता है हमारा स्टेपी घास के मैदान। और यहाँ पर खेती कब शुरू हुई? 7000 से 6000 ईस्वी पूर्व के बीच। अब देखो मैं एक आपको ये बता दूं, प्यारे बच्चों, हमारा कंफ्यूजन होता है कि ये ईस्वी पूर्व या ये क्या चीज, ईस्वी या ईस्वी पूर्व में क्या है? ये देखिए ये काल रेखा है, मैं आपको काल रेखा लगा के बताऊं। इसका जो सेंटर है वो 0 है। 0 का मतलब है कि इस दिन इस साल ईसा मसीह का जन्म हुआ था, और ईसा मसीह के जन्म को ही हमने ईस्वी मान लिया। और जब हम इसके पीछे की बात करते हैं तो ईस्वी पूर्व बोलते हैं, जब हम इससे आगे की बात करते हैं तो इसको ईस्वी बोलते हैं। अब मान लो हम यहाँ पे 500 ईस्वी की बात करें, और फिर हम चले 1000, और फिर 1500, और फिर जो है हम 2000, यानी ये बढ़ता जा रहा है। अगर हम ईस्वी पूर्व की बात करें फिर भी हमने वही बात करनी पड़ेगी। आप ये अपनी कॉपी में इसका चित्र बना सकते हैं। 500 ईस्वी पूर्व, और फिर हम बात करते हैं 1000 ईस्वी पूर्व, फिर आगे चलते हैं 1500 ईस्वी पूर्व, और फिर आगे चलते हैं 2000 ईस्वी पूर्व। अब देखिए ये घटते क्रम में है, इधर घटता आ रहा है, फिर 0 पे आ गया, और फिर क्या है, बढ़ता जा रहा। इसको हम ईस्वी बोलते हैं, और इसको हम ईस्वी पूर्व बोलते हैं। ध्यान रहे कि जितना भी हम इस लेसन में चर्चा कर रहे हैं वो हम ईस्वी पूर्व की चर्चा कर रहे हैं, ईस्वी पूर्व की बात है। आपको पता होगा कि हमारी जो सिंधु घाटी की सभ्यता है वो भी ईस्वी पूर्व की है। आप अगली क्लास में जब जाएंगे तब भी लेसन पढ़ेंगे, तब भी हमारे पास ऐसे चैप्टर आएंगे कि हम ईस्वी पूर्व की और ईस्वी की बातें उसके अंदर दोहराएंगे। तो अब देखिए हम आगे की तरफ लेसन में थोड़ा बहुत और देख लें। वो कहते हैं कि लेखन कला जो है वो रेगिस्तान के अंदर, अब देखिए यहाँ पे रेगिस्तान भी है, मैं आपको ये चित्र दिखा रहा हूं। ये कृषि उत्पादकता का प्रदेश, ये कृषि उत्पादकता का प्रदेश है। कृषि उत्पादकता सबसे जहां पर लोगों का मुख्य व्यवसाय रोजगार खेती करना, यहाँ पर जो है ये उपजाऊ जमीन है, यहाँ ये दिखा रहा है कृषि उत्पादकता का प्रदेश है, और यहाँ पर सिंचाई भरपूर मात्रा में होती है। और जहाँ जहाँ ये बिंदी लगा करके वर्षा सिंचित प्रदेश कह सकता है, क्योंकि कुछ एरिया ऐसा होता है हमारे भारत में भी है जहाँ पर केवल हम वर्षा पे निर्भर रहते हैं। जब वर्षा होगी तो हम खरीफ या रबी की फसलें पैदा करेंगे, या वर्षा नहीं होगी तो हमारे खेत खाली रहते हैं, वहाँ सिंचाई सुविधा उपलब्ध नहीं है। तो दूसरा जो हम बात कर रहे हैं स्टेपी घास के मैदान की, आप ऊपर का जो ये क्षेत्र देखते हैं सारा, ये क्षेत्र जो है ये स्टेपी घास का मैदान है, आपको दिखाई दे रहा है। जो ये ऊपर का क्षेत्र है ये पर्वतीय क्षेत्र,
वो लिख के भी बता रहा है मेसोपोटामिया में पर्वत है, स्टेपी है, घास का मैदान है, रेगिस्तान है और सिंचित क्षेत्र है। हम बात करेंगे इन्हीं विषयों पर ताकि हम इसका भूगोल समझ जाए, ठीक है ना। यहाँ के धातु के बारे में जानकारी किन चीजों से दिखाएंगे, एक पर्वत से, स्टेपी मीन्स घास का मैदान से, और रेगिस्तान क्या होता है, रेगिस्तान क्या होता है, जहाँ पर रेत ही रेत। अच्छा मुझे बताओ भारत में रेगिस्तान कहाँ पर है, कौन से राज्य में है, राजस्थान, वेरी गुड। राजस्थान के अंदर जो है वो रेत ही रेतीली मृदा है, रेतीली मिट्टी है, इस वजह से हम कह सकते हैं कि वहां पर फसलें बहुत कम पैदा होती है, वर्षा कम होती है, वहां पर कम ऊंचाई के पेड़ पौधे, घास या कांटेदार झाड़ियां भी पैदा होती हैं। जहां अच्छा कांटेदार झाड़ियां पैदा होगा कौन से पशु पाले जाएंगे, अच्छा मुझे एक पशु का नाम बताओ जो कांटेदार झाड़ी खाता हो, उसके पत्ते खाता हो, और बकरी, क्या, भेड़ बकरी, वेरी गुड, भेड़ बकरी और ऊंट। देखा ना आपने पत्ते खाते हुए देखा होगा पेड़ पौधों को, देखते हैं ना। तो यहाँ पर जहाँ कांटेदार, यही है कि हमारे राजस्थान में भी लोग भेड़ बकरियां ज्यादा पालते हैं, या पर्वतीय क्षेत्रों में भी लोग भेड़ बकरियां ज्यादा पालते हैं। इन लोगों का मुख्य जो पशु थे वो भेड़ बकरी ही थी। आइए हम इसमें एक पॉइंट पे बात करें, वो कहता है कि नदियां पहाड़ों से निकल करके, देखिए नदी जब चलती है प्यारे बच्चों, आपने कोई नदी देखी है, जब नदी पहाड़ से निकलती है उसकी गति तीव्र गति होती है, और वो तीव्र गति में अपने साथ जो है अनेक मिट्टी के कण अपने साथ मिला करके लेके, यानी मिट्टी को तोड़ करके ब्रिक कण अपने साथ लेकर के चलती है, और फिर वही ब्रिक कण ला करके वो कहाँ छोड़ देती है, समतल मैदान में। जब गति उसकी धीमी हो जाती है, वो तीन काम करती है, अपरतन, परिवहन, निक्षेप, तीन काम एक नदी। तो वही नदी ये काम करती है। इसकी दो दजला और प्राकृति है, ऊपर से तीव्र गति से चलती है, जब समतल मैदान में आ जाती है अपने साथ बहा करके लाई गई मिट्टी को छोड़ देती है, और यह उपजाऊ मैदान बन करके हमारा तैयार है। फरात नदी देखिए, और या दजला नदी जो है वो, वैसे नदियां अनेक शाखाओं में बटी हुई है, या तो नदियों में अनेक नदियां आकर के मिलती हैं, छोटी छोटी नदियां आकर के मिलती हैं, जैसे हमारी गंगा और यमुना नदी में चंबल, रेपा, सोन, काबरा, गंडक, कोसी, ये नदियां आकर के मिलती हैं। या फिर नदी से नदियां निकाली जाती हैं, छोटी छोटी नहरें निकाली जाती हैं, उसके पानी को दूर जहाँ पानी नहीं है सिंचाई के लिए या लोगों के पीने के लिए, वहाँ पानी पहुँचाया जाता है। तो अनेक शाखाएं इन नदियों की रही हैं। आइए हम देखिए, इसलिए आपने दिया कि जो हमारे स्टेपी घास के मैदान हैं, जिन्हें आप लोग देख रहे हैं कि स्टेपी घास के मैदान में भेड़ बकरियां पाली जाती हैं। अच्छा, भेड़ बकरी पहाड़ों पे कैसे पलती है, हल्की होती है, पहाड़ पे चढ़ सकती है। गाय रह सकती है क्या पहाड़ों में? नहीं रहती, गाय भैंस नहीं रह सकती। अच्छा, ऊंट कहाँ रह सकता है? उसके पैर गद्देदार होते हैं, रेत में धंसते नहीं। और जो भेड़ बकरी हैं वो जो है पहाड़ों पे आसानी से चढ़ करके अपना पोषण कर सकती हैं, ठीक है ना, घास फूस को खा सकती है। तो वही कहा है, वो कहता है कि यहाँ पर मुख्य तौर से जो इसके पूर्वोत्तरी मैदान है, पहाड़ है, वहां पर भेड़ बकरियां पाली जाती हैं। अच्छा, पशुओं से, भेड़ बकरियों से हमें क्या प्राप्त होता है, क्यों पालते हैं? भेड़ बकरी से ऊन मिलती है, और क्या मिलता है? मांस मिलता है, वेरी गुड। और क्या मिलता